आओ तो शुरू हम लोग करते हैं आज वृषण के बारे में। देखो, सबसे पहले तुम लोग को वृषण का चित्र दिखाई दे रहा है। ये वृषण है, देखो सिर पर करो, वृषण है। ये पहला वृषण है, दूसरा वृषण है, माने आपके सामने दो वृषण दिखाई दे रहे हैं। यानी वृषणों की संख्या दो होती है। दो का मतलब एक जोड़ी वृषण होते हैं। और ये ध्यान रखना, जो वृषण होते हैं नर में पाए जाते हैं। नर का मतलब पुरुष में पाए जाते हैं, स्त्री में नहीं पाई जाती है। कोई शक नहीं है, स्त्री में भी पाई जाती है, नहीं पाई जाती, कोई शक नहीं है। आप जानते भी होंगे, आपके ज्ञान के अनुसार आपको मालूम भी होगा। चलिए, तो जान चुके हैं कि वृषण की संख्या दो होती है, पुरुष में पाई जाती है, स्त्री में वृषण नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। एक जोड़ी का मतलब दो। देखो, एक यहाँ पर है वृषण, ये एक यहाँ पर है। मनुष्य के शरीर में, यानी जो नर होते हैं, जो पुरुष होता है, उसके शरीर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। यानी दो संख्या के रूप में वृषण उपस्थित होते हैं, जिससे कि वह अपने आगे और जो वृषण कोश के अंदर डबल लिखा गया है, अंदर उपस्थित होते हैं। माने जो आपके वृषण होते हैं वृषण जो होते हैं वृषण कोश के चारों। कोश का मतलब होता है एक आवरण होता है। कोश का मतलब एक आवरण होता है। उसी आवरण के अंदर जो वृषण होते हैं उपस्थित होते हैं। देखो, ये दो वृषण है, इसके चारों ओर ये देखो वृषण कोश उपस्थित है। यानी वृषण जो होते हैं वृषण कोश के अंदर उपस्थित होते हैं, और वृषण जो होते हैं शरीर के बाहर स्थित होते हैं। यह भी आप याद, जिससे कि वो अपने ताप को नियंत्रित कर सके और शुक्राणु का निर्माण कर सके। वृषण का ताप शरीर के ताप से 2 से 30 डिग्री कम होता है। हमारा 37 डिग्री है टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? 34 से लेकर 35 डिग्री, माने 2 से 3 डिग्री आपका कम होता है। इसलिए जो वृषण होता है शरीर के कहाँ स्थित होता है? बाहर स्थित होता है। ठीक है, अब वृषण की संरचना आ जाओ। देखो कैसे वृषण की संरचना होती है। आपके सामने ये चित्र पूरा आपको मौजूद है। ये अंतराली कोशिका आपको दिखाई दे रही है। एक जोड़ी वृषण है, शुक्र जनन नलिकाएं हैं, पतली पतली नली के रूप में उपस्थित है। वृषण कोश है, ये वृषण पिंडक होता है। तो हम याद रखेंगे, वृषण की संरचना में कहेंगे प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। देखो, एक वृषण में कितने वृषण पिंडक? 250 एकदम याद रखना। एक वृषण पिंडक में 250 वृषण पिंडक पाए जाते हैं, जिसमें 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं होती है। मान लगभग 1, 2, 3, एक भी हो सकती है शुक्र जनन नलिकाएं, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है शुक्र जनन नलिकाएं। आगे देखते हैं, इन प्रत्येक शुक्र जनन नलिकाओं को हमें माने 2 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यानी जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है, जो पतली पतली नलिकाएं देख रहे हैं, इसमें 2 कोशिका उपस्थित होती है। एक होता है शुक्र जन कोशिका और एक होता है सर्टोली कोशिका। तो एक शुक्र जन कोशिका होता है और एक सर्टोली कोशिका होता है। बोलो, सब समझ में आया? इतना कुछ बताएंगे आप लोग? शुक्र जनन कोशिका क्या होती है? वृषण के फंक्शन के पास चल रहे हैं हम लोग, वृषण के कार्य के पास चलेंगे। देखो, पहले तो जान चुके हैं कि जो शुक्र जनन नलिकाएं होती है उसमें 2 कोशिका पाई जाती है। एक शुक्र जन कोशिका और एक होता है सर्टोली कोशिका। तो जो शुक्र जन कोशिका होती है, यह कोशिका नर युग्मक का निर्माण करती है। और नर युग्मक के रूप में क्या होता है? शुक्राणु होता है। नर युग्मक का निर्माण जो करती है उसका नाम होगा शुक्र जन कोशिका। यानी शुक्र जन जो कोशिका होती है वह नर युग्मक का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिका क्या होता है? कई बार बोर्ड में पूछा भी जाता है, सर्टोली कोशिका क्या होता है? तो यह कोशिका शुक्राणु को पोषण देती है। कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में बताने का जो कार्य करती है, सर्टोली कोशिका कहती है। याद हुआ इतना? वृषण के कार्य, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। पहला, वृषण में जनन कोशिकाएं से शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता। पढ़े भी होंगे कि शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। तो आप कहे होंगे कि जब शुक्राणु में जब वृषण में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, इस क्रिया को कहते हैं शुक्राणु जनन। याद करो, जब वृषण में शुक्राणु का निर्माण हो जाता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। यानी जनन जो कोशिकाएं होती है, इसके द्वारा जो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा, वृषण में सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं का पोषण देती है। वृषण के अंदर जैसे वृषण है, तो अभी आप सर्टोली कोशिका देखे थे ना, ये सर्टोली कोशिका ऊपर भी लिखा है शुक्राणुओं को पोषण देती है। तीसरा,
देखो, एक जनन कोशिका है, शुक्राणु को पोषण देती है। सर्टोली कोशिका, जनन कोशिका शुक्राणु का निर्माण करती है। सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण देती है। तीसरा अंतराली कोशिका, ये एंड्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करती है, और एंड्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करती है जो तृतीयक लैंगिक लक्षण को प्रभावित करता है। देखिए, दो प्रकार के गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। एक प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है मालूम है? प्राथमिक गौण लैंगिक लक्षण क्या है? क्या होला? प्राथमिक में तुम्हारे पास अंडाशय होना चाहिए, हम लोग के पास वृषण होना चाहिए। ये प्राथमिक, मेन माना मशीन जन्म होना चाहिए, ये प्राथमिक है। प्राथमिक का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास उपस्थित है वो होना चाहिए। और द्वितीयक में जो होता है तो आवाज़ को भारी होना, मधुर होना, ये सब आ जाता है आपका। तो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है एंड्रोजन, आपसे कोई पूछेगा ये बताओ एंड्रोजन हार्मोन जो होता है किस माने स्त्री में उपस्थित होता है कि पुरुष में? तो नर में, क्योंकि नर में आपके देखिए अंतराली कोशिकाएँ पाई जाती है। 3 कोशिकाएँ याद रखेंगे। जनन कोशिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो पुरुष के जो भी माने वृषण होता है उसके अंदर पाया जाता है। अंतराली कोशिका ये भी आपके जो वृषण होता है उसी के अंदर पाई जाती है। और सर्टोली कोशिका ये भी जो वृषण होता है उसी के अंदर क्या होती है? पाई जाती है। इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो तनिक क्वेश्चन लिखिएगा, कल लिख कर लेकर